एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के ही आखिरी सीन से होती है, जहां पर हम सिल्विया को उसी हॉल में देखते हैं और उस हॉल में टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। और इस अटैक के पीछे वही असैसिन लड़की होती है जिसे हमने एपिसोड 1 और प्रीवियस एपिसोड में देखा है। और वो असैसिन लड़की उस पूरे हॉल को हाईजैक कर लेती है जिस हॉल में सिल्विया थी। इस हाईजैक के दौरान हुए धमाके को बाहर से भी सारे लोग देख पा रहे होते हैं और इस धमाके को ब्लैक और इको भी देख लेते हैं। और साथ ही में प्रिंसेस वेरोनिका की भी नजर इस धमाके पर पड़ ही जाती है। इस धमाके को देखकर प्रिंसेस वेरोनिका बिना कुछ करे कहीं जाने लगती है। यह देखकर ब्लैक प्रिंसेस वेरोनिका से पूछता है, आखिर आप कहाँ जा रही हैं और आप कुछ करती क्यों नहीं, आप अभी की प्रिंसेस हैं। ब्लैक की इन सारी बातों का जवाब देते हुए प्रिंसेस वेरोनिका कहती है कि वो अपनी वॉरशिप में जा रही है। और इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस वेरोनिका की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रिंसेस वेरोनिका, ब्लैक, इको, रिबाका और बाकी सारे लोगों को प्रिंसेस वेरोनिका की वॉरशिप के अंदर देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस वेरोनिका की ही वॉरशिप पर वो असैसिन लड़की कांटेक्ट करती है और वो प्रिंसेस वेरोनिका से कहती है, कैसी हैं आप ब्रेक प्रिंसेस। और वो यह कहकर कहती है, आप इस लड़की को तो जानती ही होंगी। उस अनजान लड़की को देखकर रिबाका कहती है, ये तो जेसिका है, यानी उस लड़की का नाम जेसिका है। उस लड़की को दिखाते हुए असैसिन लड़की प्रिंसेस वेरोनिका से कहती है कि इस लड़की के आसपास मैंने बहुत सारे छोटे छोटे इंपीरियल मैकेनिकल बॉम्ब लगाए हैं, जो कि हैं भले ही छोटे पर वो पूरे हॉल को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। तो अगर आपने कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश की तो मैं इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगी, जिस वजह से ये टाउन प्लस आधा किंगडम तो उड़ ही जाएगा आराम से। तो कुछ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना प्रिंसेस वेरोनिका। और यह कहकर वो असैसिन लड़की कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर देती है। कांटेक्ट डिस्कनेक्ट होने के बाद ब्लैक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो अब क्या करेंगे। इस सिचुएशन में भी प्रिंसेस वेरोनिका शांति से कुछ सोच रही होती है। और इसी सीन के साथ हमें कुछ समय पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि आखिर क्यों इन लोगों ने जेसिका को इससे लटका रखा है। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले सिल्विया और जेसिका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहां पर सिल्विया जेसिका से कहती है कि अगर मुझे इन सारे लोगों को बचाना है तो उन सब लोगों को बताना होगा कि मैं ही प्रिंसेस हूँ, वो मेरे लिए ही यहाँ आए हैं और वो मेरी वजह से इन सारे लोगों को मार भी सकते हैं। सिल्विया की ये बात सुनकर जेसिका सिल्विया से कहती है कि आप सही कह रही हैं और आपकी बात भी सही है, पर मैं आपकी सर्वेंट होने के नाते आपको ऐसे परेशानी में नहीं जाने दूंगी। एक काम करते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं प्रिंसेस हूँ और आप मेरी सर्वेंट हैं, तो वो सारे जो टॉर्चर वो आपके साथ करने वाले हैं वो मेरे साथ होंगे। इस बात पर सिल्विया शुरू में हिचकिचाती है, पर जेसिका के ज्यादा फोर्स करने पर वो मान ही जाती है। जेसिका उन टेररिस्ट से कहती है कि वो ही सिल्विया है और वो ही यहाँ की प्रिंसेस है, तो उसे कैप्चर कर सारे होस्टेजेस को जाने दिया जाए। यह सुनते से ही सारे टेररिस्ट जेसिका को टॉर्चर करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर प्रिंसेस वेरोनिका एक प्लान फाइंड आउट कर लेती है और वो सारे लोगों को बताने लगती है, जहाँ पर प्रिंसेस वेरोनिका कहती है कि वो ब्लैक को ऐसे चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वो उसको ऐसे काउंसिल हॉल में चारे के रूप में भेजेंगे और उन सारे टेररिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और इससे पहले कि प्रिंसेस वेरोनिका और रिबाका प्लान आगे समझाते, इको बड़े ही गुस्से में उनसे कहती है कि वो ब्लैक को उस खतरनाक जगह पर नहीं जाने देगी। ब्लैक को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इससे पहले कि इको और कुछ कहती, ब्लैक इको को समझाता है कि ब्लैक एक आम लड़का है और यहाँ पर प्रिंसेस वेरोनिका एक प्रिंसेस है, रिबाका एक काउंसिल प्रेसिडेंट है और साथ में रिबाका काफी ज्यादा पावर होल्ड करती है। तो रिबाका के जाने से वो अपने प्रोटेक्शन के रूप में किसी भी होस्टेज को मार सकते हैं, पर ब्लैक से उनको इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। और ब्लैक एक आम लड़का है तो वो उससे बचने के लिए किसी होस्टेज पर हमला नहीं करेंगे, तो उसका जाना ही सबसे सही रहेगा। और यह कहते हुए ब्लैक इको को समझा रहा होता है। इस जगह पर इको ना चाहते हुए भी ब्लैक की इस बात पर हाँ कर ही देती है। और ब्लैक को इतनी ज्यादा चिंता करते हुए देखकर ब्लैक इको से कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो इको, बट मुझे जाना तो होगा, पर तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी है
कि तुम्हें मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल आर्क बनाना होगा, जिसकी मदद से मैं इजीली वहां से सेफली होस्टेजेस और अपने आप को ला सकूं। यह कहते हुए ही ब्लैक कहता है, आई एम काउंटिंग ऑन यू ईको। और ब्लैक के कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक अपने आप को सरेंडर कर देता है उन असिशियन गर्ल और टेररिस्ट के सामने। इसी बीच हम दूसरी तरफ हम ईको को देखते हैं, जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में वहीं पर शिफ्ट हो गई है जहां पर उसने पिछली बार आर्क बनाया था। ईको को फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही मिस्टीरियस वुमेन मिलती है और वो मिस्टीरियस वुमेन ईको से कहती है कि इस बार तुम्हें ज्यादा पावरफुल आर्क बनाना है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए ईको। उस मिस्टीरियस वुमेन की ये बातें सुनने के बाद ईको बड़े ही फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि आखिर में कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्क बनाऊं। ईको को ऐसा परेशान होता हुआ देखकर वो मिस्टीरियस वुमेन ईको से कहती है कि आर्क किसी पार्ट से नहीं बनता है, वो मास्टर और ड्रैगन की बॉन्ड से बनता है। तो तुम्हारा बॉन्ड ब्लैक के साथ जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल आर्क बनेगा। बॉन्ड के बारे में सुनते से ही ईको सोच में पड़ जाती है। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ उसी हॉल का सीन देखते हैं जहां पर ब्लैक अंदर आ चुका होता है और उसी हॉल में हम एक बच्चे को देखते हैं जहां पर उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो असिशियन लड़की कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे एक शिकार मिल गया। वैसे भी मेरा ड्रैगन काफी भूखा था, आज उसे काफी फ्रेश मांस खाने को मिलेगा। इस बच्चे का मांस मेरे ड्रैगन को काफी अच्छा लगेगा। और यह कहकर वो लड़की अपने टेररिस्ट साथियों से कहती है कि जाकर उस बच्चे को इस ड्रैगन को खिला दो। और यह ऑर्डर सुनते से ही वो टेररिस्ट उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इन्हीं सब के बीच में सिल्विया बड़ी हिम्मत करके उस असिशियन लड़की के सामने जाकर अपनी रियलिटी बता देती है कि वो ही है असली प्रिंसेस और उसको मारकर इन सारे होस्टेजेस को प्लीज छोड़ दीजिए। सिल्विया की रियलिटी जानते से ही वो असिशियन लड़की बिना कोई देरी करे सीधा सिल्विया पर हमला कर देती है और इस हमले को होते हुए ब्लैक भी देख रहा होता है, पर टेररिस्ट ने उससे पकड़ रखा होता है, इसलिए ब्लैक कुछ नहीं कर पाता। उस हमले की वजह से प्रिंसेस बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। प्रिंसेस अपने मन में अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है कि कैसे उसने ब्लैक के साथ क्या किया था। वो एक प्रिंसेस है और प्रिंसेस वेरोनिका को वो साबित करना चाहती थी कि वो एक अच्छी प्रिंसेस बनने के लायक है और साथ ही में वो अपने सपने को भी पूरा कर सकती है। पर ऐसा सिल्विया कुछ नहीं कर पाई, जिसका सिल्विया को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। पर एकदम से सिल्विया मोटिवेट होकर खड़ी होती है और वो असिशियन लड़के से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं हूँ प्रिंसेस सिल्विया, ड्रैगनर किंगडम की सेकंड प्रिंसेस। सिल्विया उस असिशियन लड़की से ये सारी बातें कह रही होती है कि इसी बीच वहां पर प्रिंसेस वेरोनिका और बाकी लोग सिल्विया और सारे लोगों की मदद के लिए वहां पर आ जाते हैं। प्रिंसेस वेरोनिका को देखकर असिशियन लड़की समझ जाती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो प्रिंसेस वेरोनिका से तो नहीं जीत पाएगी। इसलिए प्रिंसेस वेरोनिका को देखकर असिशियन लड़की भागने लगती है। भागने से पहले असिशियन लड़की अपने ड्रैगन को कमांड देती है कि वो ब्लैक को खा ले ताकि उसकी भूख मिट जाए और वो काफी दूर तक ट्रेवल कर पाए। कमांड सुनते से ही वो ड्रैगन सीधा ब्लैक को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर सारे लोगों को यही लगता है कि ब्लैक तो एक कमजोर लड़का है, वो इस ड्रैगन का आज निवाला बनने वाला है। पर इससे पहले कि वो ड्रैगन ब्लैक को खाता, ब्लैक सही समय पर अपने आर्क सूट में आ जाता है। यानी सही समय पर ईको ने ब्लैक को उसका आर्क सूट दे ही दिया और इस बार ब्लैक इस आर्क सूट की मदद से सीधा ईको से इस आर्क सूट की हेल्प से ही बात कर पा रहा होता है। आर्क सूट को सही समय पर मिलने की वजह से ब्लैक ईको का शुक्र अदा करता है, पर ईको ब्लैक से कहती है कि वो अपने शेले को ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकती, इसलिए ये सब तो उसे करना पड़ेगा। ब्लैक और ईको की इन सारी बातों के बीच में वो असिशियन लड़की ब्लैक का आर्क सूट देखकर समझ जाती है कि वो इस जगह से भी नहीं भाग सकती और अगर उसने जल्दी नहीं की तो प्रिंसेस वेरोनिका उसे जान से मार देगी। और यह सोचकर वो असिशियन लड़की ब्लैक को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया या फिर उसे जाने नहीं दिया तो वो इस बॉम्ब को फोड़कर इस पूरे किंगडम के आधे हिस्से को तबाह कर देगी। उस असिशियन लड़के की ये धमकी सुनने के बाद भी
ब्लैक बिना रुके सीधा अपने मैजिक स्पेल का यूज करके उन सारे बॉम्ब्स को बर्फ से जमा देता है और बिना कोई देरी करे कि इससे पहले असिस्टेंट लड़की कुछ करती, असिस्टेंट लड़की को भी ब्लैक अपने मैजिक स्पेल की मदद से जमा देता है। उस लड़की और सारे बॉम्ब्स को जमाने के बाद ब्लैक अपने आंख सूट को डीएक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ हमें इस हादसे के कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सिल्विया को एक अकेली जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और वहीं पर कुछ देर बाद ब्लैक आ जाता है और ब्लैक सिल्विया से कहता है, आज आप काफी कमाल की थी प्रिंसेस। मैंने आज का आपका अलग ही रूप देखा। मतलब आप इतनी ज्यादा बहादुर हो, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी प्रजा के लिए, ड्रैगनर किंगडम के लिए अपनी जान तक दे सकती हो। सच में काबिल तारीफ है और मुझे पक्का यकीन है कि ये सारी चीजें देखने और जानने के बाद प्रिंसेस वेरोनिका आप पर जरूर गर्व कर रही होगी। ब्लैक के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद सिल्विया को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इन्हीं सब के बीच में सिल्विया से ब्लैक पूछता है कि अभी तक आप कैसल नहीं गई अपने। ब्लैक की इस बात पर सिल्विया कहती है कि जैसे ही मुझे अच्छा महसूस होगा मैं अपने कैसल के लिए निकल जाऊंगी। यह सुनकर ब्लैक सिल्विया से कहता है कि क्यों ना मैं आपको आपके कैसल तक छोड़ दूं। और ब्लैक के यहाँ कहते से ही हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक सिल्विया को अपनी पीठ पर बैठाकर कैसल ले जा रहा होता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ड्रैगनर एकेडमी के एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हम एक डरी हुई सहमी हुई लड़की को भागता हुआ देखते हैं और फिर हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि ये डरी हुई सहमी हुई लड़की और कोई नहीं, असल में इको है और इको ड्रैगन टैक्टिकल्स से भाग रही होती है। और जहां पर वो अजनबी ड्रैगन टैक्टिकल्स इको को पकड़कर उसे खाना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो ड्रैगन टैक्टिकल्स इको को खाते, हम देखते हैं कि असल में ये सब कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस इको का एक सपना होता है। पर इस सपने से इको इतनी ज्यादा घबरा और डर जाती है कि वो अपने बेड पर कुछ कर देती है। हमें नहीं बताया जाता है कि उसने क्या किया है और उसने जो किया है वो तो हमें एपिसोड में आगे पता चल ही जाएगा। और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें इको को बहुत ज्यादा शर्माया हुआ और ब्लश करते हुए देखते हैं। और जैसे ही थोड़ी देर में ब्लैक की नींद खुलती है तो वो इको से पूछता है, आखिर आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? यानी तुम तो थोड़ी लेट उठती हो, मुझसे भी लेट, और आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? यह सुनते से ही इको शर्माते हुए अपने बिस्तर को छुपाने लगती है। यह देखकर ब्लैक समझ जाता है कि इको ने अपने बिस्तर पे कुछ ना कुछ तो किया है। इको को ये सब हरकतें करता हुआ देखकर ब्लैक इको से कहता है कि तुम शर्माओ मत, मुझे क्या है देखने दो, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगा या फिर नहीं हंसूंगा। ब्लैक की यह सारी बातें सुनकर इको को शुरुआत में तो ब्लैक से विश्वास नहीं होता और वो हिचकिचा रही होती है, पर थोड़ी देर बाद इको बड़ी ही क्यूटनेस से ब्लैक को मंजूरी दे देती है उसके बेड को चेक करने के लिए। और जैसे ही ब्लैक बेड का ब्लैंकेट हटाता है तो वो वहां पर देखता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस इको ने बेड पर टॉयलेट कर दी है। यह देखकर ब्लैक इको से कहता है, मुझे सच्ची बता रहा हूँ, हंसी तो नहीं आ रही है, बट क्या सच में ड्रैगन्स भी बेड पे टॉयलेट करते हैं? मुझे ये बात नहीं पता थी सच में। इसी के साथ ब्लैक कहता है कि तुम अपनी टॉयलेट को छुपा रही थी इतनी देर से, सच में तुम बहुत अजीब हो इको। ब्लैक को ऐसे बार बार उसकी इस करतूत को हाईलाइट करते हुए, यानी इस टॉयलेट को हाईलाइट करते हुए देखकर इको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो ब्लैक को एक ही घूसा मार के दूर फेंक देती है और इको से कहती है, क्या है उसमें, बस टॉयलेट ही तो करी है मैंने। ब्लैक और इको के इसी सीन के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में ब्लैक को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक अपनी गर्दन को रोटेट करके चेक कर रहा होता है कि वो सही से काम तो कर रही है ना। इको के पंच पड़ने के बाद ब्लैक अपने दोस्त से कह रहा होता है कि उसे अपने असेंबली के डायलॉग भी याद नहीं है। आज उसके साथ पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से बस इको के साथ ही समय व्यतीत किया है और बस उसके साथ ही ट्रेनिंग की है। उसने असेंबली और स्कूल के रिगार्डिंग कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है पिछले कुछ दिनों से। ब्लैक की इन सारी बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल का सीन देखते हैं, जहां पर सारे लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं एक नई लड़की के बारे में। यानी इस स्कूल में एक नई लड़की आने वाली है, उसके बारे में सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं। और इन्हीं सारी बातों के बीच में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट यानी रिबाका
ब्लैक को बुलाती है और कहती है, ब्लैक ऐश जल्दी से जल्दी स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आ जाओ। ब्लैक का ऐसा सेपरेटली नाम सुन के वहां के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इसी बीच ब्लैक का दोस्त ब्लैक से पूछता है कि आखिर प्रेसिडेंट रिबाका तुम्हें कैसे जानती है। ब्लैक के दोस्त की इस बात पर ब्लैक कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। ब्लैक के यह बताते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में ब्लैक और रिबाका को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में देखते हैं, जहां पर वो कुछ चीजों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं और इनकी यही सारी बातें सिल्विया और उसकी दोस्त बाहर से गेट के पीछे से चुपके से सुन रही होती हैं। पर वो दरवाजा खुला होने की वजह से वो फोर्स की वजह से खुल जाता है और उन लोगों की ये सारी हरकतें रिबाका और ब्लैक के सामने उजागर हो जाती है। अंदर आने के बाद वो लोग बहाना बनाने लगते हैं कि वो बस ऐसे ही बाहर से जा रहे थे और वो अंदर आ गए, जबकि असलियत में उनको ऐसा लग रहा था कि रिबाका ब्लैक को डेट कर रही है और वो उसकी ही जासूसी कर रहे थे। पर वो अंदर आकर देखते हैं कि ब्लैक और रिबाका तो बस एक कॉस्प्ले के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वो अपने सामने एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉस्प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है और ब्लैक उस कॉस्प्ले वाली छोटी सी बच्ची से बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। और ब्लैक को अपने आप से इतनी अच्छे से बात करता हो देखकर उस लड़की को ब्लैक के रूप में अपना बड़ा भाई दिखाई दे रहा होता है। और ब्लैक और उस लड़की की इन्हीं बातों के बीच में हमें ड्रैगनर किंगडम का एक आर्किटेक्चर दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को ड्रैगन पर सवार देखते हैं और ये लड़की काफी हद तक उसी छोटी बच्ची जैसी दिख रही होती है। और इसी आर्किटेक्चर वाले सीन के साथ हमारा सीन फिर से स्टूडेंट काउंसिल के सीन पर वापिस आता है, जहां पर हम देखते हैं कि जेसिका उस लड़की से पूछ रही होती है कि आखिर तुम कॉफिन में क्यों सोती हो, कॉस्प्ले के बाद भी तुम नॉर्मली कॉफिन में ही सोती हो। जिस पे वो लड़की कहती है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं कॉफिन में ही सो रही हूँ, क्योंकि कॉफिन एक बेड है, मरने के बाद सारे लोग इसी पर सोते हैं तो मैं भी इसी पर सोऊंगी। उस लड़की की इस बात पर जेसिका कहती है कि तुम अभी मरी नहीं हो तो तुम्हें कॉफिन में नहीं सोना चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है कि ये पहली बात तो ये कॉफिन नहीं है, मेरा बेड है और मुझे इसी में सोना पसंद है। जेसिका और उस लड़की की इन सारी बातों के बीच में रिबाका उस लड़की का इंट्रोडक्शन देने लगती है। रिबाका बताती है कि इस लड़की का नाम लूका है और लूका ड्रैगनर किंगडम की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली की वारिस है। रिबाका बताती है कि लूका की फैमिली बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल फैमिली है। लूका की फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा पावर होल्ड करते हैं एंड लूका भी बहुत ही ज्यादा कम उम्र में बहुत ज्यादा पावर होल्ड करती है। पर लूका को अपनी पावर का इस्तेमाल करना और उसे कंट्रोल करना नहीं आता है। एंड इवन लूका इतनी छोटी उम्र में भी अपने एक ड्रैगन को पोजेस करती है। एवं लूका के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है, पर लूका अपने ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है एंड इवन उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाती है, जिस वजह से लूका काफी ज्यादा उदास रहती है। लूका की इस पूरी कंडीशन को ब्लैक बहुत अच्छे से समझ पा रहा होता है, क्योंकि ब्लैक भी ये सारी चीजें झेल चुका है और ब्लैक को इन चीजों की वजह से इतने ताने और इतनी ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी है कि ब्लैक को तो अब इन सारी चीजों की आदत पड़ गई है। पर लूका अभी बच्ची है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं ब्लैक को, जो कि ब्लैक अपने घर जा रहा होता है और जाते जाते वो लूका के बारे में सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा पावर पोसेस करने के बाद उसे कंट्रोल ना कर पाना ये कैसा होगा। और वो इसी के साथ अपनी और इको के बॉन्ड के बारे में भी सोच रहा होता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक अपने घर पहुंच चुका होता है और ब्लैक दरवाजे पर इको को आवाज देकर कहता है, मैं घर आ गया इको, दरवाजा खोलो। ब्लैक की आवाज सुनते से ही इको बिना कोई देरी करे सीधा दरवाजा खोलकर रोमन रिंसलेट जैसे इको ब्लैक पर टूट पड़ती है और इको ब्लैक को बहुत ही दूर धकेल देती है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक इको को कुछ खाने को देता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम थक गई होगी, पर तुम्हारी उस छलांग को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें जरा सी भी भूख लगी होगी या फिर तुम कमजोर होगी। ब्लैक ये सारी बातें कर कर इको का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इन सारी चीजों का इको पर कोई असर नहीं होता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसे देखकर ब्लैक इको से पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो। जिस पर इको बताती है कि उसे बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आता है रात में। और साथ ही में इको ब्लैक को बताती है कि उसे ये नाइटमेयर हमेशा रिपीटेटिव आता है और उसे हर बार सपने में एक ही ड्रैगन दिखता है जिसके टेंटिकल्स होते हैं। इको की ये सारी बातों पर ब्लैक कहता है
कि तुम्हें आज रात ये सारे सपने नहीं आएंगे। और ब्लैक के कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक इको के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इको को बार बार एक रिपीटेटिव नाइटमेयर क्यों आ रहा है। इस जगह पर ब्लैक अपने बेड पर ये सारी बातें सोच रहा होता है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इको भी अभी तक नहीं सोई है, वो भी अपने नाइटमेयर से डरी हुई है। और इको अपने नाइटमेयर के बारे में सोच रही होती है कि इसी बीच उसे साहस होता है कि कोई उसके पास आकर सो गया है। और वो एकदम से जब अपने साइड में देखती है तो वो देखती है कि ब्लैक उसके पास आज सो गया है। और ब्लैक इको से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो तुम्हें नींद आएगी। और हाँ, अगर तुम्हें जैसे ही नाइटमेयर आए तो मुझे पकड़ लेना, इससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ है और तुम्हें ज़्यादा डरावने नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा इको, तुम्हारा साथ देने के लिए। ब्लैक की ये सारी बातें सुनने के बाद इको को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है कि ब्लैक उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और इको ये सब सोच ही रही होती है कि इसी बीच ब्लैक इको से कहता है, और वैसे भी ये बस शर्मनाक है कि तुम इतनी बड़ी होकर बार बार पेट पे टॉयलेट करो, ये अच्छा तो नहीं लगेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही सोना चाहिए ताकि तुम बार बार टॉयलेट ना करो बिस्तर पर। ये सारी बातें ब्लैक बड़े ही हंसकर बोल रहा होता है, जिसे देखकर इको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब जानबूझ के करती हूँ, बिस्तर पर टॉयलेट करना। और यह कहकर इको ब्लैक को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किक मारती है, जिसकी वजह से ब्लैक सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एकेडमी में ब्लैक, इको और ब्लैक के दोस्त को देखते हैं, जहाँ पर वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि इसी बीच ब्लैक का ध्यान जाता है लूका पर। और लूका को देखकर ब्लैक सोचता है आखिर लूका के लिए क्या कर रही है, लूका तो हमेशा प्रेसिडेंट रिबाका के साथ रहती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लूका एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रैगन होता है। और ये ड्रैगन और किसी का नहीं, लूका का होता है। लूका ने इतनी छोटी उम्र में ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन की मास्टर बन गई है। और जैसे ही लूका उस ड्रैगन के पास जाती है, वो अपनी कुछ यादों को याद करने लगती है। पर इसी सब के बीच में ड्रैगन बहुत ही खतरनाक तरीके से लूका के ऊपर ही दहाड़ने लगता है, मानो ये ड्रैगन लूका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लूका अपने ही ड्रैगन को अपने आप से गुस्सा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लूका को भागता हुआ ब्लैक भी देख लेता है। ब्लैक को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर लूका कर क्या रही है। लूका के बारे में और जानने के लिए ब्लैक सीधा रिबाका के पास जाता है और रिबाका से लूका के बारे में सारी जानकारी लेने लगता है। ब्लैक की बात सुनकर रिबाका लूका और उसके ड्रैगन के बीच के सारे रिलेशन के बारे में ब्लैक को बता देती है, जिसमें रिबाका ये भी बता देती है कि लूका का ड्रैगन लूका से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर लूका को पता नहीं है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। और साथ में लूका को ये नहीं पता है कि आखिर उसका बॉन्ड उसके ड्रैगन के साथ इतनी बुरी तरीके से कैसे टूट गया। रिबाका के मुंह से लूका की सारी परेशानियां सुनने के बाद ब्लैक कहता है, मैं लूका की मदद कर सकता हूँ, मैं किसी भी ड्रैगन के साथ बॉन्ड या फिर कनेक्शन ईजिली बना पाता हूँ, या फिर मैं किसी भी अनजान व्यक्ति के ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये खूबी सिर्फ मेरे अंदर है पूरे ड्रैगनर किंगडम में। तो मैं लूका के ड्रैगन के साथ बॉन्ड क्रिएट करके जानना चाहता हूँ आखिर क्या हुआ है, लूका से वो इतनी ज़्यादा नफरत क्यों कर रहा है। ये सारी बातें जानकर मैं लूका की मदद करना चाहता हूँ रिबाका, मैं सच में लूका की मदद करना चाहता हूँ मिस रिबाका, क्योंकि मुझे पता है बिना ड्रैगन के ड्रैगनर किंगडम में इंसानों की क्या औकात होती है। ब्लैक के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद रिबाका ब्लैक को परमिशन दे देती है एक बार लूका के ड्रैगन को कंट्रोल और उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करने के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जिस दिन ब्लैक लूका के ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला था। और उस दिन के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लैक, रिबाका और बाकी लोगों को। उस जगह पर रिबाका ब्लैक से कहती है, तो क्या तुम तैयार हो ब्लैक इस किंगडम के तीसरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए। जिस पर ब्लैक कहता है, हाँ बिल्कुल। और यह कहते से ही ब्लैक अपने आग सूट में आ जाता है और उस ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ब्लैक के आग शूट में आते से ही लूका का ड्रैगन भी ब्लैक पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और ब्लैक जैसे ही ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, हमारा यह एपिसोड
खत्म हो जाता है। ड्रैगनर एकेडमी एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का ये सीन दिखाया जाता है कि कैसे ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो जैसे ही अपने आर्क को एक्टिवेट करता है ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। ड्रैगन को गायब देखकर ब्लैक सोचता है कि आखिर ड्रैगन गया कहाँ, और जैसे ही ब्लैक ये सोच रहा होता है कि तभी रिबाका उसे आवाज देकर कहती है, ब्लैक अपने ऊपर देखो। और जैसे ही ब्लैक ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ड्रैगन ने पूरा स्पेल रेडी कर लिया है और ड्रैगन पूरा तैयार है ब्लैक के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही वो ड्रैगन ब्लैक के ऊपर हमला करता है उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। उस हमले को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि ब्लैक नहीं बचा होगा, पर जैसे ही मलबे में से सारे धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्लैक ने सही समय पर अपने आर्क सूट की पूरी शक्ति लगाकर एक कवच बनाया था और वो डिफेंस सील की वजह से ही वो उस ड्रैगन के हमले से बचा है। पर ब्लैक इस हमले को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस ड्रैगन के सिर्फ एक ही हमले से ब्लैक पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है और ब्लैक अपने आर्क सूट को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाता और कुछ देर में ब्लैक का आर्क सूट टूटकर बिखर जाता है। सो गाइस, इस हमले को देखकर हम पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर लूका इतनी छोटी उम्र में कितना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को पोजेस कर रही है, जिसके सिर्फ एक हमले से ब्लैक का आर्क सूट धराशायी हो गया। आर्क सूट और ब्लैक के हारते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में ब्लैक और सारे लोगों को एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर वो सारे लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं कि उनका प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। ब्लैक कुछ देर भी उस ड्रैगन को नहीं संभाल पाया और एक ही बार में उससे हार कर धराशायी हो गया। इस जगह पर सारे लोग काफी उदास होते हैं, पर ब्लैक रिबाका से पूछता है क्या वो लूका से मिलकर उससे एक बार बात कर सकता है, जिस पे लूका उसे परमिशन दे देती है। इस जगह पर इको को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ब्लैक अभी भी हार नहीं माना है और वो लूका की अभी भी मदद करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। इवन इस बार भी वो बस बाल ही बचा है, पर इस जगह पर ब्लैक लूका की मदद करना ही चाहता था। इसलिए हम अगले सीन में लूका का घर का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लूका अपनी यादों में याद कर रही होती है कि कैसे उसे बचपन में ही उसका ड्रैगन मिल गया था और उसका ड्रैगन भी बचपन में काफी छोटा था और उसने उसको तब से ही पाला है। सो गाइस, इस जगह पर हमें पता चलता है कि कैसे लूका और उसके ड्रैगन के बीच में उसका काफी अच्छा बॉन्ड है और लूका अपनी इन्हीं यादों को याद कर रही होती है कि इन्हीं सब के बीच में यहाँ पर आ जाते हैं ब्लैक और इको। ब्लैक लूका के घर पे आने के बाद लूका को बताता है कि रिबाका ने एक ड्रैगन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम्हें वहां पर आना चाहिए, तुम्हें वहां पर मदद मिलेगी अपने ड्रैगन को कंट्रोल करने की टिप्स पर। गेविलियन तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनने वाला, तुम्हें ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा लूका। ये सारी बातें सुनने के बाद लूका भी अपने मन में गेविलियन को ट्रेन करने वाले दिनों को याद करने लगती है और वो बड़े ही जोश में ब्लैक से कहती है कि हाँ मैं कैंप में जरूर आऊंगी। और लूका के यह कहते से ही हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम वही अशिशन लड़की को अपने घर में जाते हुए देखते हैं और वहां पर पहले से ही उसका मास्टर बैठा होता है, जहां पर वो अशिशन लड़की अपने मास्टर से कहती है कि आप यहाँ कब आए, जिस पे उसका मास्टर कहता है इन सारी चीज़ों पर समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या ड्रैगनर एकेडमी के जो नए सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग कैंप पर जाने वाले हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ वो सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप पर जाने वाले हैं। जिस पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है हाँ तो अब मैं एक साथ सारे न्यू सोल्जर्स को मारकर ड्रैगनर किंगडम के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगा। इसके बाद हमारा किंगडम ड्रैगनर किंगडम को ईजिली हथिया लेगा। अपने मास्टर की इस बात पर वो लड़की कहती है कि ब्लैक हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने अपनी आर्क को भी मास्टर कर लिया है, अब वो आर्क भी एक्टिवेट कर पाता है। अशिशन लड़की की इस बात पर उसका मास्टर कहता है क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे कुछ शक है। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारे लोग ट्रेनिंग कैंप पर जाने के लिए तैयार हैं और रिबाका के अनाउंस करते से ही सारे लोग अपने अपने ड्रैगन पर सवार होकर ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो सारे लोग ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचते हैं रिबाका उनको बताती है कि यह ट्रेनिंग कैंप तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होने वाला है, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
पर उन कठिनाइयों को अगर तुम अपनी स्किल से सॉल्व करोगे तो तुम उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, एक और बात कि ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होगा, तो तुम आज सब मजे कर सकते हो। रिबाका की ये बात सुनते से ही सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। सारे लोग अपने इस रेस्ट डे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में लूका को अकेले सोता हुआ देखते हैं। और वो अभी भी बहुत उदास होती है क्योंकि वो एक ड्रैगनर होने के बावजूद एक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो कि उसका खुद का ड्रैगन है। और लूका के इसी सीन के साथ हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं ब्लैक को। और ब्लैक कहीं जा ही रहा होता है कि इसी बीच वो फिर से नोटिस करता है लूका को, जो कि कहीं जा रही होती है। और ब्लैक भी लूका के पीछे जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इस हेडक्वार्टर में असिस्टेंट गर्ल भी आ चुकी है। और ब्लैक लूका का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लूका आई थी। लूका असल में अपने ड्रैगन गवेलियन से बात करने आई थी। लूका अपने ड्रैगन से कहती है कि मुझे वो दिन वापस से जीने हैं जब मैं तुम्हारे मास्टर थी, मैं तुम्हें राइड करती थी गवेलियन। क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? क्या तुम फिर से मुझे मास्टर के रूप में स्वीकार कर सकते हो? और यह कहकर लूका गवेलियन की तरफ बढ़ने लगती है, पर गवेलियन लूका को अपने पास नहीं आने देता और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से दहाड़ता है, मानो वो लूका से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और यह देखकर लूका अपनी पूरी हिम्मत हार जाती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। लूका को ऐसे हिम्मत हारते हुए देखकर ब्लैक भी उसके पास आ जाता है, पर गवेलियन ब्लैक को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ब्लैक के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही गवेलियन ब्लैक के ऊपर हमला करता है, ब्लैक बड़ी मुश्किल से उससे बचकर जंगल में भाग जाता है। पर गवेलियन ब्लैक का पीछा करते करते जंगल में भी आ जाता है और वो जंगल में भी ब्लैक का पीछा नहीं छोड़ता और वो उस पर लगातार हमले करे जा रहा होता है। ऐसे ही ब्लैक काफी देर तक गवेलियन के अटैक्स को डोज करने के बाद आखिरकार एक मोमेंट पर आकर उसके ऊपर सवारी कर ही लेता है और वो जानना चाहता है कि आखिर गवेलियन के साथ क्या हुआ है। इसलिए वो उसके साथ कनेक्शन बनाने ही लगता है कि इसी बीच ब्लैक को बहुत ही खतरनाक झटका लगता है, क्योंकि गवेलियन कोई आम ड्रैगन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है। तो ब्लैक के लिए भी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस झटके की वजह से ब्लैक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इवन मरने जैसी हालत में आ जाता है। ब्लैक को ऐसा मरता हुआ वो असिस्टेंट लड़की भी देख रही होती है और वो याद करती है कि ब्लैक ने भी उसे एक बार बचाया था, तो उसका फर्ज बनता है कि उसे बचाना चाहिए। वो ये कंफ्यूज होती है कि वो अपने मास्टर की सुने या फिर वो ब्लैक को बचाए, पर कुछ देर सोचने के बाद वो आखिरकार ब्लैक को बचाने के लिए अपने आप को मना ही लेती है। इन्हीं सब के बीच में हम ब्लैक के ब्रेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर ब्लैक उठता है और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। और ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसने इको को आर्क बनाने में मदद की थी। ब्लैक के उठते से ही वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और यह सुनते से ही ब्लैक समझ नहीं पा रहा होता है और वो उस लड़की से कहता है आखिर तुम कौन हो, जिस पे वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नेवी है। और यह कहते हुए नेवी कहती है कि तुमने जब उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी तब तुमने उस ड्रैगन को बस कंट्रोल कर ही लिया था, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक उसकी कंट्रोलेशन आ ही गई थी, पर उस ड्रैगन ने सही समय पर अपने हेड रेट को यूज करके तुमसे कनेक्शन तोड़ लिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती हूँ, तो मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं कि आखिर किस रीजन की वजह से लूका को अपना ड्रैगन अपने ऊपर राइड नहीं करने दे रहा है। और यह कहकर नेवी ब्लैक को सारी बातें बताने लगती है, जहां पर नेवी बताती है कि असल में गेवियन लूका की जान की सुरक्षा करने के लिए ही उसे अपने आप से दूर कर रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आज से 3 महीने पहले लूका गेवियन को एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अटैक सिखा रही थी, उस दौरान गेवियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा था, जिस वजह से लूका गेवियन के ऊपर से गिर गई थी। और उस घटना में लूका की जान बाल बाल बची थी। और इन सारी चीज़ों का आरोप गेवियन अपने ऊपर समझता है। वो सोचता है कि वो लूका के लिए खतरा है और अगर लूका ने उसके ऊपर राइड की तो लूका अपनी जान खो सकती है, इसलिए गेवियन लूका को अपने आप से दूर रखता है। नेवी की ये सारी बातें सुनते से ही ब्लैक सबकॉन्शियस माइंड में से गायब होने लगता है। इसी बीच नेवी ब्लैक को एक किस करती है और कहती है अगर मुझे मौका मिला तुम्हारी पर बनने का तो मैं जरूर बनूंगी ब्लैक।
और ब्लैक इस जगह से इसलिए गायब हो रहा था क्योंकि उसको रियल लाइफ में होश आने लगा था। इन्हीं सब के बीच में हम एक बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह को देखते हैं और वहां पर हम मिस कॉर्नवेल को देखते हैं। मिस कॉर्नवेल इस जगह पर भटकते भटकते आ गई थी और वो सोचती हैं कि आखिर इस जगह के बारे में तो कैंप में कहीं नहीं बताया गया था। और मिस कॉर्नवेल ऐसे ही उस जगह पर तलाश कर रही होती है कि इसी बीच उसे पीछे से आवाज आती है, ऐना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चुपचाप पीछे हट जाओ, तुम मेरे सामने अभी बहुत कमजोर हो। अपना ही निकनेम किसी और के मुंह से सुनकर मिस कॉर्नवेल समझ जाती है कि ये कौन है और इसी के साथ हमें मिस कॉर्नवेल की यादों में दिखाया जाता है कि असल में मिस कॉर्नवेल को इस नाम से कौन बुलाता था। मिस कॉर्नवेल को इस नाम से ड्रैगनर किंगडम के प्रिंस जूलियस बुलाया करते थे, जो कि पिछले कई सालों से गायब हैं। इसका मतलब ये मिस्टीरियस पर्सन ड्रैगनर किंगडम का प्रिंस जूलियस है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि वो असिशियन लड़की मिस कॉर्नवेल को बेहोश कर देती है। असिशियन लड़की के मिस कॉर्नवेल को बेहोश करते से ही प्रिंस जूलियस यानी वो मिस्टीरियस पर्सन असिशियन लड़की से कहता है कि तुम इसको मार दो। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यह कहते से ही उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मैं एक और एविल ड्रैगन को समन करने वाला हूँ और मैं एक ही बार में पूरे ड्रैगनर किंगडम को तबाह कर दूंगा। सो गाइस, उस मिस्टीरियस पर्सन यानी प्रिंस की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बहुत ही ज़्यादा एविल ड्रैगन को समन करने वाला है, जिसे संभालना ब्लैक और बाकी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर, इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन फिर से ब्लैक पर जाता है, जहाँ पर ब्लैक बैठे हुए सोच रहा था कि नेवी ने उसे बताया था कि गवाइन के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और यह सारी बातें ब्लैक सोच ही रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर इको, सिल्विया और रिबाका भी जाती हैं। और इन्हीं सब के कुछ देर बाद वहाँ पर लूका भी बड़ी घबराहट में आती है और वो ब्लैक से कहती है गवायन। और लूका के यह कहते से ही हमारा एपिसोड की शुरुआत में हम भरी हुई सांसों से कुछ लोगों को भागता हुआ देखते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में इको, लूका, सिल्विया और ब्लैक हैं। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमें बताया गया था कि गवायन कहीं चला गया है और उसे ढूंढने के लिए सारे लोग जंगल में आए हैं। इन्हीं सब के बीच में हम एक चट्टान पे प्रिंस जूलियस AKA मिगेलस चट्टान पे से ही ब्लैक ईगो और बाकी सब लोगों को गवाइन का पीछा करते हुए देख लेता है और वो समझ आता है कि ये सारे लोग गवाइन को वापस लेने आए हैं। मिगेलस इन सब को देखकर अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो अपने मैजिक स्पेल को रेडी करता है, जिसे देखकर हम साफ साफ पता कर सकते हैं इस बार तो काफी तबाही होने वाली है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्लैक ईगो, सिल्विया और गवाइन की मास्टर यानी लूका भी वहां पर आ चुकी है। ब्लैक ईगो और बाकी सब लोग वहां पर आते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर गवाइन कहाँ है। इसी बीच वहां पर एक अर्थक्वेक आ जाता है और ईको जैसे ही अपने ऊपर देखती है तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा ही बादलों में हो रहा है। बादलों में इन बिजलियों को देखकर हम तो समझ आते हैं कि यह पूरा काम असल में प्रिंस जूलियस का है और अब नेक्रोमेंसिया का आना पक्का है। और जैसे ही ब्लैक और बाकी सब लोग आसमान में देख रहे होते हैं कि इसी बीच दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर गहरे अंधेरे में हम लाल आंखें देखते हैं और ये सब और कोई नहीं, इतने सारे नेक्रोमेंसिया हैं जो कि आगे बढ़कर ब्लैक ईगो और इन सारे लोगों को मारने वाले हैं। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इन कड़कती हुई बिजलियों को रिबाका और बाकी सब लोग भी देख लेते हैं और यह देख रिबाका समझ जाती है कि नेक्रोमेंसिया का हमला है और ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए रिबाका सारे बच्चों को अलर्ट कर देती है कि तैयार हो जाओ, अब जंग होने वाली है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिल्विया सारे लोगों से कहती है कि हमें जल्द से जल्द टावर के अंदर जाना होगा, वो नए नेक्रोमेंसियन तबाही मचा देंगे। और सिल्विया की इस बात पर बाकी लोग भी राजी हो जाते हैं उस टावर के अंदर जाने के लिए। और इन्हीं सब के बीच में हम इधर देखते हैं कि रिबाका और सारे बच्चे तैयार हैं नेक्रोमेंसिया से डट कर सामना करने के लिए और वो सारे लोग नेक्रोमेंसिया पर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। और इसी लड़ाई के सीन के बीच में हमारा सीन फिर से ब्लैक पर आता है, जहां पर ब्लैक ईको से कहता है कि जल्दी से मुझे एक आर्क दे दो, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी।
ईको इस बात पर मना करती है और कहती है तुम नेक्रोमेंसिया को नहीं हरा सकते। जिस पर ब्लैक कहता है तुम जल्दी से मुझे आर्क बनाकर दे दो ईको, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है। ब्लैक को इस रिक्वेस्ट करता हो देकर ईको मान जाती है ब्लैक को आर्क सूट देने के लिए। पर ईको ब्लैक से कहती है कि अगर मैं आर्क सूट बनाने के लिए गई तो मेरी ये बॉडी सुन हो जाएगी। तो ईको की इस बात पर ब्लैक बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है तुम चिंता मत करो, जब तक तुम अंदर रहोगी और तुम्हारी बॉडी सुन रहेगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्लैक को इतने कॉन्फिडेंट में ये बात कहते हुए ईगो बिना कोई देरी करे सीधा आर्क को बिल्ड करने के लिए अपनी बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि सिल्विया भी अपनी ड्रैगन की फास्ट स्पीड की वजह से टावर के काफी अंदर जाती है और वो अपने सामने कई सारे एंशिएंट टेम्पल को देखती है। इसी बीच ब्लैक की नजर जाती है प्रिंसेस जूलियस पर। प्रिंसेस जूलियस को देखकर सिल्विया प्रिंसेस जूलियस से कहती है आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और सिल्विया के यहाँ कहते से ही हमारा सीन पास में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जूलियस पहले बहुत अच्छा इंसान था, पर पता नहीं क्यों उसने अचानक ही अपने ड्रैगन को जान से मार दिया, जिसकी वजह से जूलियस को सजाए मौत दी गई ड्रैगनर किंगडम में। और उसके बाद सबको ऐसा ही लगा कि जूलियस मर गया है, पर ऐसा हुआ नहीं था। जूलियस अभी भी जिंदा है और यह देखकर सिल्विया बहुत हैरान होती है। और इन्हीं सब के बीच में जूलियस हंसते हुए कहता है अब बहुत हो गई बात है सिल्विया, अब ड्रैगनर किंगडम को तबाह किया जाए। प्रिंस जूलियस के कहते से ही अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और एकदम से पूरी जमीन फाड़ के एक बहुत ही बड़ा नेक्रोमेंसिया ड्रैगन बाहर निकलता है और वो सीधा ब्लैक और सारे लोगों की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से देखता है, मानो वो सबको अभी मार देगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे लोगों को नेक्रोमेंसिया ने हरा दिया है। यानी वो सारे स्टूडेंट जो कि नेक्रोमेंसिया से लड़ने आए थे, वो सारे लोगों की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं रेबाका को, जो कि एक ही हमले में कई सारे नेक्रोमेंसिया को मार देती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो नेक्रोमेंसिया को हरा ही देंगे। और इसी बीच हमारा सीन फिर से ब्लैक, सिल्विया और ईको पर आता है, जहां पर ब्लैक ईको की बॉडी को बचा रहा होता है नेक्रोमेंसिया से और सिल्विया सारे नेक्रोमेंसिया से लड़ रही होती है। पर हम देखते हैं कि सिल्विया उन सब के सामने कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि नेक्रोमेंसिया की तादाद और भी बढ़ती जा रही थी। उनकी तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए सिल्विया भी उनको नहीं हरा पाती है। सिल्विया और लूका के धराशायी यानी हारने के बाद वो टेंटिकल सीधा ईको की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो ईको को ब्लैक से छीन लेते हैं, जिसे देखकर ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो इस समय कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसके पास अपना पर है और ना ही अपनी आर्क, तो वो एक आम इंसान के अलावा कुछ नहीं है। पर ब्लैक ईको को ऐसा उनके सामने लाचार देखकर बड़े ही गुस्से में ईको का नाम पुकारता है, जिसकी वजह से ईको को होश जाता है। ईको अपनी बॉडी को इस हालत में देखकर बड़े ही गुस्से में ब्लैक से कहती है तुमने तो कहा था तुम मेरी बॉडी की रक्षा करोगे, ऐसा वैसा। पर कुछ देर बाद ईको समझ जाती है कि ब्लैक कैसे उसकी रक्षा कर पाता। ब्लैक की आर्क को एक्टिवेट कर देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक के आसपास पूरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा जाग जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक अपने आर्क फॉर्म में आ जाता है। ब्लैक अपने आर्क फॉर्म में आते से ही बिना कोई देरी करे सीधा प्रिंस जूलियस पर हमला शुरू कर देता है और उसे क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि सिल्विया भी उस बड़े नेक्रोमेंसिया से बड़े डट के लड़ रही होती है। और इसी के साथ हमारा सीन फिर से ब्लैक और प्रिंस जूलियस पर आता है, जहां पर प्रिंस जूलियस ब्लैक से कहता है तो शुरू करें। और यह कहकर प्रिंस जूलियस अपने पीछे से कई सारे नेक्रोमेंशियास को निकाल देता है और इन नेक्रोमेंशिया को देखकर ईको ब्लैक से कहती है कि तुम्हारा सूट पूरा डिफेंस टाइप है, तो वहां से लेकर भी कई सारे हमले कर सकते हो। और यह सुनते से ही ईको की बात सुनते से ही ब्लैक अपने सूट की पूरी पावर को यूज करता है और जैसे ही उसका मैजिक स्पेल खत्म होता है, उसके मैजिक स्पेल में से कई सारे डिवाइसेस निकलते हैं और वो डिवाइस जैसे ही नेक्रोमेंसिया पर हमला करते हैं, नेक्रोमेंसिया पत्थर में बदल जाते हैं। और यह देखकर प्रिंस जूलियस को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और इसी बीच कि प्रिंस जूलियस ये सब सोच ही रहा होता है, वो छोटे छोटे डिवाइस प्रिंस जूलियस पर हमला करते हैं, पर प्रिंस जूलियस अपनी बहुत ही तेज स्पीड से उन हमलों से बच जाता है और वो सारे डिवाइसेस को तबाह कर देता है। और इतना ही नहीं,
प्रिंस जूलियस सीधा उन डिवाइस को खत्म करते से ही ब्लैक पर हमला कर देता है और ब्लैक को कहीं दूर फेंक देता है। प्रिंस जूलियस के एक ही हमले से ब्लैक अपने पूरे सूट को खो देता है, सिवाय अपने एक हाथ को छोड़ के। सिर्फ एक हाथ पर आर्क होने के बावजूद ब्लैक सीधा बिना डरे प्रिंस जूलियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रिंस जूलियस भी ब्लैक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक का एक डिवाइस बच गया था और वो सीधा प्रिंस जूलियस के हाथ पर हमला कर देता है, जिस वजह से प्रिंस जूलियस का हाथ पत्थर का बन जाता है। और यहाँ तक वहां पर लूका, सिल्विया और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंस जूलियस समझ जाता है कि इस समय उसे यहाँ से जाना ही सही रहेगा और प्रिंस जूलियस अपने ड्रैगन पर बैठ के वहां से भाग जाता है। प्रिंस जूलियस के जाने के बाद भी जैसे ही सारे लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक सारे नेक्रोमेंसिया और स्टूडेंट के बीच में लड़ाई चल रही है और नेक्रोमेंसिया इतने दूर हैं कि सिल्विया भी उनकी मदद नहीं कर पाएगी। और वैसे भी सिल्विया का लैंसलॉर्ड यानी उसका ड्रैगन बहुत ज्यादा थक चुका है, सिल्विया उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। और इस जगह पर लूका समझ जाती है कि ये अब उसका समय है सबकी मदद करने का, क्योंकि सारे लोगों ने अभी तक उसकी मदद की है। और यह सोचकर पता नहीं क्यों लूका ब्लैक को लेकर चट्टान पे से कूद जाती है। इस जगह पर इको नहीं समझ पा रही थी अगर लूका को सुसाइड करनी ही थी तो वो ब्लैक को लेकर क्यों कूदी। इसी बीच लूका चट्टान से गिरते गिरते ब्लैक से कहती है कि अगर गेविन नहीं आया तो हम मरने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया अदा ब्लैक। ब्लैक भी इस जगह पर लूका से कुछ नहीं कहता। और इसी बीच हम देखते हैं कि गेविन को पता चल जाता है कि उसकी मास्टर मरने वाली है और उनका बॉन्ड टूटने वाला है। गेविन के इसी सीन के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिबेका बड़ी ही मुश्किल से सारे नेक्रोमेंसियाओं का सामना कर रहे थे, क्योंकि सारे नेक्रोमेंसिया स्टूडेंट पर भारी पड़ रहे थे। कि इसी बीच वहां पर लूका और गेविन आ जाते हैं और गेविन सिर्फ एक ही हमले से सारे नेक्रोमेंसियाओं को तबाह कर देता है। यह हमला देखकर हमें पता चलता है कि आखिर लूका और गेविन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड गाइस, ये वही हमला है जिसे पहले लूका और गेविन नहीं कर पाए थे, पर अब वो साथ मिलकर इसे कर पाए हैं। इसी सब के बीच में हम देखते हैं रिबेका को, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि सारे स्टूडेंट जिंदा बच गए हैं और सारे नेक्रोमेंसिया तबाह हो चुके हैं। और रिबेका के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ड्रैगनर एकेडमी के एपिसोड्स की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर स्टूडेंट काउंसिल में बातें कर रहे होते हैं कि इसी बीच वहां पर एक मैसेंजर लड़की जाती है और वो सिल्विया के लिए एक लेटर लाती है। उस लेटर में सिल्विया के डैड ने कहा था सिल्विया से कि वो जल्दी से जल्दी अपने कैपिटल में आ जाए और वो अपने साथ ब्लैक और इको को भी लेकर आए। और इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्विया ब्लैक और इको को अपने ड्रैगन पर बिठाकर अपने टाउन की तरफ ले जा रही होती है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि कैपिटल में ब्लैक, इको और सिल्विया का एक बहुत ही बड़े रूप में स्वागत होता है। इसी स्वागत के बीच में सिल्विया उन सब से कहती है कि मुझे अपने पिता से जाकर मिलना होगा, आखिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही सिल्विया अपने फादर से मिलने आती है, सिल्विया के फादर सिल्विया के ऊपर कूदकर उससे गला मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे कई दिनों बाद मिल रहे हैं। पर सिल्विया उन्हें एक पंच मारकर दूर फेंक देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में सिल्विया अपने पिता से पूछती है आखिर उन्होंने यहाँ उसे क्यों बुलाया है, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि वेरोनिका ने आखिरकार तुम्हें काबिल समझ लिया है इस ड्रैगनर किंगडम की प्रिंसेस बनने के, तो वेरोनिका तुम्हें इस किंगडम का भार देना चाहती है। जिस पे सिल्विया थोड़ा सा मुंह बिगाड़ती है और वो कहती है ये तो ठीक है, पर आपने मेरे साथ साथ ब्लैक और इको को यहाँ क्यों बुलाया है। सिल्विया की इस बात पर सिल्विया के डैड कहते हैं मैंने ब्लैक के बारे में और इको के बारे में कई सारी बातें सुनी है कि ब्लैक बिना पर के पैदा हुआ था, पर उसने अपनी पावर को अब एक्टिवेट कर लिया है और उसने नेक्रोमेंसिया को भी हराया है, इसलिए मैं इस लड़के से मिलना चाहता था। प्रिंसेस सिल्विया के डैड की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ ब्लैक, इको और प्रिंसेस सिल्विया की मेट पेरिस को देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों ड्रैगनर किंगडम के कैपिटल को घूम रहे होते हैं, जहाँ पर इको और ब्लैक तो बहुत मजे कर रहे होते हैं, खास करके इको कुछ ज्यादा मजे कर रही होती है। पूरे कैपिटल को ऐसे घूमने के बीच में ही ब्लैक और इको की नजर जाती है कुछ कपल्स के बीच में, जहाँ पर कुछ कपल्स किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्लैक और इको तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच में ब्लैक और इको की नजर जाती है एक शिप के ऊपर, और उस शिप को देखकर ब्लैक और इको सोचते हैं कि आखिर ये किसकी शिप है,
पर इसी बीच प्रिंसेस सिल्विया की मेड पेरिस आकर उन्हें बताती है कि ये शिप प्रिंसेस वेरोनिका की है और वो शायद यहाँ पर किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आई हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक और इको तैयार हो रहे होते हैं किंग से मिलने के लिए। और इसी बीच वहां पर प्रिंसेस सिल्विया भी आ जाती है और प्रिंसेस सिल्विया एक फॉर्मल ड्रेस में होती है, जिसे देखकर ब्लैक कहता है, प्रिंसेस सिल्विया आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और हाँ गई, सच में प्रिंसेस सिल्विया इस कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पर इन्हीं सबके बीच में ब्लैक के मुंह से सिल्विया के लिए तारीफ सुनकर इको को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक का गला दबाने लगती है। ब्लैक और इको के इसी फनी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर किंग ब्लैक को सम्मानित कर रहे होते हैं और उसे किंगडम में एक बड़ी पोस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि ब्लैक ने बिना किंग की जरूरत पड़ते हुए ही कई बार किंगडम को बचाया है एक बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से। ब्लैक को इस चीज से सम्मानित होता हुआ देखकर सिल्विया शर्मा जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो ब्लैक से शादी कर सकती है। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्क्समैन और उसके साथी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो पूरे ड्रैगनर किंगडम की कैपिटल को तबाह करके पूरे ड्रैगनर किंगडम में तबाही मचा देंगे। पर इस मशीन को चलाने के लिए उन्हें इको की जरूरत है, इसलिए मार्क्समैन का साथी आनिया से कहता है कि तुम्हें इको को किडनैप कर लाना होगा ताकि हम इस मशीन को एक्टिवेट कर पाएं। और इसी सीन के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंसेस सिल्विया और प्रिंसेस वेरोनिका के बीच में बात हो रही होती है, जहां पर वो मास्कमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर मास्कमैन कौन है। इस जगह पर प्रिंसेस सिल्विया को लगता है कि मास्कमैन उनका भाई जूलियस है, जो कई साल पहले मर चुका है। पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर उनका भाई कई साल पहले मर चुका है तो आखिर वो अब जिंदा कैसे है। प्रिंसेस सिल्विया और प्रिंसेस वेरोनिका की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि पता नहीं क्यों इको बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है और वो चाहती है कि वो सिल्विया की तरह दिखे। और ये सब करता हुआ देखकर प्रिंसेस सिल्विया की मेड यानी पेरिस इको से पूछती है कि आखिर वो प्रिंसेस सिल्विया जैसा दिखना क्यों चाहती हैं। पेरिस की इस बात पर इको जवाब देती है कि असल में ऐसा वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसने देखा है कि ब्लैक सिल्विया को शायद पसंद करता है, पर वो मुझे उस नजरों से नहीं देखता है, इसलिए मुझे सिल्विया जैसा सुंदर बनना है ताकि ब्लैक मुझे भी पसंद करे। यह सुनकर पेरिस इको से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप उनकी पर हैं और प्रिंसेस सिल्विया एक इंसान है और ब्लैक की शादी एक इंसान के साथ ही होगी, उनकी शादी तुमसे कभी नहीं होगी। पेरिस की यह बात सुनकर कि ब्लैक की शादी उससे कभी नहीं होगी, यह सुनकर इको को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और वो वहां से भाग जाती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ ब्लैक और सिल्विया को देखते हैं, जहां पर सिल्विया बहुत परेशान होती है आखिर वो मास्कमैन कौन है, और अगर वो सच में प्रिंस जूलियस हुआ तो ये ड्रैगनर किंगडम के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि वो ड्रैगनर किंगडम का पहला किंग था और साथ ही वो मेरा भाई था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ब्लैक, मुझे क्या कहना चाहिए। यह सुनकर ब्लैक कहता है, आपको उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, बस आपको किंगडम को कैसे रूल करना है और यहाँ के लोगों को कैसे खुश रखना है इस पे ध्यान देना चाहिए। यह सुन के सिल्विया को थोड़ी क्लियरिटी आती है और उससे काफी अच्छा लगता है। सिल्विया को थोड़ा अच्छा महसूस करता हो देखकर ब्लैक को भी अच्छा लगता है और इन्हीं सब बातों के बीच में वहां पर बिजली कड़क जाती है, जिससे डरकर सिल्विया ब्लैक के ऊपर आ जाती है और ब्लैक सिल्विया को हटाने के चक्कर में गलती से सिल्विया के ऊपर आ जाता है। और इस सिचुएशन में ब्लैक सिल्विया को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और ब्लैक सिल्विया को किस करने जा ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पर सही समय पर सिल्विया की मेड आ जाती है और उन्हें यह करने से रोक देती है। उस जगह पर प्रिंसेस सिल्विया की मेड सिल्विया को एक पार्टी के लिए बुलाने आई थी और यह सुनकर सिल्विया उसके साथ चली जाती है। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि को बहुत ही उदास मन से भाग रही होती है कि इसी बीच उसे नजर जाती है वही अशिक्षण लड़की पर, जहां पर वो अशिक्षण लड़की अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इको को किडनैप करने की साजिश बना रही होती है और ये सारी बातों को इको भी देख लेती है। इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन फिर से ब्लैक पर आता है, जहां पर असल में ब्लैक इको को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने कई देर से इको को नहीं देखा होता है। इन्हीं सब के बीच में उसे मिलती है वहां पर सिल्विया की मेड और सिल्विया की मेड ब्लैक से कहती है कि आप अब एक नोबल हो, आपको पार्टी में जाना चाहिए, आप एक काम कीजिए, मैं इको को ढूंढ लूंगी, आप पार्टी में चल जाइए मिस सिल्विया के साथ। इस जगह पर ब्लैक ना चाहते हुए भी एक नोबल होने के नाते मेड की बात मान लेता है
और वो प्रिंसेस सिल्विया के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्विया और ब्लैक पार्टी में आए हुए होते हैं और इसी पार्टी के दौरान ब्लैक की नजर जाती है उसी मिस्टीरियस मास्कमैन पर और वो मिस्टीरियस मास्कमैन को रोककर कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लैक की आवाज सुनकर वो मिस्टीरियस मास्कमैन कोई जवाब नहीं देता, पर उसका साथी जो कि खुद भी एक बहुत बड़े लेवल का नोबल है, वो ब्लैक से कहता है, ये मेरे साथ है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? तुम ऐसे शरीफ लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और यह कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इस जगह पर ब्लैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सिल्विया ब्लैक को रोक देती है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ इको का सीन देखते हैं, जहां पर इको आनिया और बाकी सब लोगों पर हमला करने वाली थी, पर आनिया अपने असिस्टेंट स्किल से इको को घायल कर देती है। और इसी दौरान इको को बचाने में प्रिंसेस सिल्विया की मेड पेरिस भी घायल हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा सीन फिर से ब्लैक और सिल्विया पर आता है, जहां पर ब्लैक और सिल्विया बहुत ही सिमेट्रिकल वे में डांस कर रहे होते हैं। कुछ देर डांस करने के बाद जैसे ही वो रेस्ट लेते हैं, वहां पर वही नोबल मैन आ जाता है और वो सिल्विया को अप्रोच करता है डांस करने के लिए, पर सिल्विया उस पर ध्यान ना देते हुए मास्कमैन को डांस करने के लिए अप्रोच करती है। और मास्कमैन भी बिना कोई इमोशन दिखाए सिल्विया की इस बात पर हाँ कर देता है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्विया और मास्कमैन डांस कर रहे होते हैं, जहां पर सिल्विया मौका देकर मास्कमैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई जूलियस हो? प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। सिल्विया की इस बात पर मास्कमैन कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरी पार्टी ओवर हो जाती है, पर सिल्विया मास्कमैन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले पाती है। और इन्हीं सब के बीच में वहां पर प्रिंसेस सिल्विया की मेड आ जाती है और वो ब्लैक और सिल्विया से कहती है, इको किडनैप हो चुकी है। और उस मेड के यह कहते से ही हमारा सीन पेरिस पे आता है और वो ब्लैक और सिल्विया को सारी बातें बता रही होती है, आखिर कैसे इको किडनैप हुई। वो बताती है कि उसने इको को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो लोगों ने इको को किडनैप करके ले गए। पेरिस की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उस मास्कमैन और उसके साथियों को देखते हैं। और हम देखते हैं कि उन सब ने इको को पकड़कर एक मशीन में डाल दिया है और वो उस मशीन में इको को शॉक दे रहे हैं। असल में इनका प्लान ये है कि वो इको को शॉक देकर उसका ओरिजिनल फॉर्म को एक्टिवेट कर देंगे, ताकि वो जैसे ही अपने पूरी ताकत में आएगी वो इस पूरे किंगडम को तबाह कर देगी। पर उनका प्लान शुरुआत में तो कामयाब नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में इको को उन बिजली के झटके से कोई असर नहीं होता। पर कुछ देर बाद इको के ऊपर जैसे ही वो पूरी मशीन की पावर लगा के झटका देते हैं, इको को झटके का एहसास होने लगता है। और जैसे इको के ऊपर ज्यादा दर्द बढ़ता है, इको अपने पूरे ट्रू फॉर्म में आ जाती है और वो फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मशीन और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक और सिल्विया मिलकर इको को ढूंढ रहे हैं। इको को ढूंढने के बीच में ही एकदम से ब्लैक के हाथ में दर्द होने लगता है और उसका पूरा कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है। इस जगह पर ब्लैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। इन्हीं सब के बीच में सिल्विया की नजर जाती है आसमान में, जहां पर वो एक अजीब सी चीज को देखते हैं। और उस चीज को देखते से ही ब्लैक को एहसास होता है कि उसी चीज के अंदर इको कैद है। पर उस चीज को देखकर सिल्विया के ड्रैगन को उस चीज को लेकर खतरा महसूस होता है और वो प्रिंसेस सिल्विया और ब्लैक को नीचे उतार कर अकेला ही उस चीज की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही सिल्विया का ड्रैगन उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो चीज अंडे की तरह टूट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन निकलता है। और उस ड्रैगन को देखते से ही ब्लैक के हाथों में जो मार्क है इको और ब्लैक के बॉन्ड का, वो अचानक से दर्द करने लगता है। और उसे देखकर और उसे समझकर ब्लैक समझ जाता है कि ये ड्रैगन और कोई नहीं, असल में इको का ड्रैगन फॉर्म है। और जैसे इको अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है, पूरे ड्रैगन किंगडम में हाहाकार मच जाता है, अर्थक्वेक आने लगते हैं। और इस जगह पर हम समझ जाते हैं कि इको के ड्रैगन फॉर्म का पावर लेवल क्या है। इस हाहाकार के बीच में जब सारे लोग भाग रहे होते हैं, इसी बीच प्रिंसेस वेरोनिका की नजर जाती है एक आदमी पर, जो कि बस स्थिर खड़ा उस ड्रैगन को देख रहा होता है। और यह देखकर प्रिंसेस वेरोनिका उस मास्कमैन से कहती है कि तुम अपना मास्क हटाओ, आखिर तुम कौन हो। और जैसे ही वो मास्कमैन अपना मास्क हटाता है तो प्रिंसेस वेरोनिका देखती है ये तो उसका भाई प्रिंस जूलियस है। प्रिंसेस वेरोनिका जूलियस को जिंदा देखकर जूलियस से पूछती है, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस पर जूलियस कहता है, मैं जूलियस नहीं हूँ, असल में मैं डार्क ड्रैगन बहामुत हूँ और मैं असल में कई साल पहले जूलियस के पैर के रूप में पैदा हुआ था और मेरा मकसद था
सारे इंसानों को मारकर ड्रैगन का राज स्थापित करना। पर इसके बारे में जूलियस को पता चल गया था और वो उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं कैसे न तैसे करके उससे बच गया और उसकी बॉडी को हथिया लिया और अब मैं जूलियस की बॉडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस वेरोनिका के सिपाही को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जूलियस यानी डार्क ड्रैगन बहामुद के ऊपर हमला करने जाता है, पर डार्क ड्रैगन बहामुद इजीली उसे दूर फेंक देता है। प्रिंसेस वेरोनिका के कमांडर को दूर फेंकते से ही बहामुद जूलियस की बॉडी को छोड़ने लगता है, क्योंकि वो जूलियस की बॉडी को छोड़कर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर यानी इको की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। और वो प्रिंस जूलियस की बॉडी को छोड़कर सीधा इको की बॉडी पर कब्जा करने निकल पड़ता है। बहामुद के जूलियस की बॉडी को छोड़ते से ही भले ही कमजोरी में ही सही जूलियस अपने होशो आवास में जाता है और वो अपने होशो आवास में आते से ही प्रिंसेस वेरोनिका से कहता है हमें इस टाउन को बचाना होगा। और प्रिंस जूलियस क्या कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ब्लैक इको की बॉडी पर एक काला रंग देख रहा होता है, यानी इस जगह पर बहामुद इको की बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पर जैसे ही बहामुद इको की बॉडी में कब्जा कर रहा होता है उसे इको की बॉडी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, यानी उसे नेवी दिखाई देती है। और नेवी बहामुद को इको की बॉडी के अंदर देखकर बहामुद से कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो चुपचाप तुम इको की बॉडी से बाहर निकल जाओ। यह सुन के बहामुद को नेवी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो सीधा नेवी के ऊपर हमला कर देता है। और इसी सीन के बीच में हमें इको की बॉडी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस वेरोनिका जूलियस के बारे में सारी बातें ब्लैक को बता देती है। और ये सारी बातें जानने के बाद ब्लैक भी जूलियस पर विश्वास करने लगता है और जूलियस ब्लैक से कहता है कि अगर हमें ड्रैगनर किंगडम को बचाना है तो हमें इको को जल्दी से जल्दी उसके कंट्रोल में लाना होगा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ब्लैक। और प्रिंस जूलियस की इसी बात के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंस जूलियस ब्लैक को लेकर एक शिप के साथ उस ड्रैगन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस शिप को अपने पास आता हुआ बहामुद यानी वो ड्रैगन भी देख लेता है और वो सीधा उस शिप पर हमला करता है। पर इसी बीच वहां पर कई सारे ड्रैगन जाते हैं और वो बहामुद को पूरी तरीके से चैन से पकड़ लेते हैं। और इस सही मौके को देखकर ब्लैक भी बहामुद के ऊपर कूद जाता है और वो उसके सिर की तरफ जाने लगता है। इन्हीं सब के बीच में हमें इको की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इको अपनी ही बॉडी के अंदर कैद है। और इसी बीच वहां पर नेवी आ जाती है और नेवी इको को उसकी पूरी पावर देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करके ब्लैक को बचाना होगा, क्योंकि ब्लैक तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। और नेवी के यहाँ कहते से ही हमारा सीन बहामुद यानी इको की बॉडी से बाहर आता है और हम देखते हैं कि बहामुद ने पूरी इको की बॉडी को कब्जा कर लिया है और वो उन ड्रैगन की चेन को भी तोड़ देता है और ब्लैक को भी अपनी बॉडी से नीचे गिरा देता है। कि तभी वहां पर जैसे ही ब्लैक नीचे गिर रहा होता है सही समय पे लूका और उसका ड्रैगन गेविलियन आकर ब्लैक को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। और वहां पर सिर्फ लूका ही नहीं, रिबाका और ब्लैक के सारे दोस्त वहां पर ब्लैक की मदद करने आ जाते हैं। और इन्हीं सबके बीच में ब्लैक लूका को सारा प्लान समझा देता है और वो कहता है कि तुम मुझे बहामुद के बिल्कुल सिर के ऊपर उतारो। और यह सुनते से ही लूका और गेविलियन फुल स्पीड से बहामुद के सिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही लूका और गेविलियन बहामुद के सिर के ऊपर आते हैं ब्लैक बहामुद के सिर के ऊपर कूद जाता है, पर बहामुद भी ब्लैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख लेता है और बहामुद अपने मैजिक स्पेल से ब्लैक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। और जैसे ही बहामुद का वो हमला ब्लैक को लगने वाला ही होता है कि तभी ब्लैक अपने आर्क सूट में जाता है, यानी इको ने बहामुद की बॉडी के अंदर से ही ब्लैक के लिए एक आर्क सूट बना दिया। और ब्लैक का ये आर्क सूट बहुत ज्यादा डिफेंसिव होता है, क्योंकि वो बहामुद जैसे इविल ड्रैगन की पूरी पावर को अकेला ही सोख लेता है। और इसके बाद ब्लैक बिना कोई देरी करे एक स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा बहामुद के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और एक ही बार में बहामुद को धराशाही कर देता है। बहामुद के धराशाही होते से ही इको भी अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाती है और वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आते से ही सबसे पहले ब्लैक से गले मिलती है। सो गाइस, इस जगह पर बहामुद की डेथ हो चुकी है, जो कि ड्रैगनर एकेडमी का मेन विलन था। इको भी अपनी पूरी पावर का यूज करना सीख चुकी है एंड इवन इको अब इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर है
और साथ ही में जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था कि ब्लैक के पास कोई पर ही नहीं था, और एपिसोड 12 में हम जैसा कि देख रहे हैं कि ब्लैक के पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर है। सो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है।